Hello guys, welcome back to our channel. This is Adi and this is Shah और आज हम आपको लेके जा रहे हैं कहाँ? न्यूजीलैंड। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीज़ा प्रोसेस से। सबसे पहले आता है वीज़ा आपको कब अप्लाई करना चाहिए। न्यूजीलैंड का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं 90 डेज़ बिफोर आपको किस डेट पे जाना है। और न्यूजीलैंड का जो वीज़ा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 महीने का मिलेगा विजिटर्स वीज़ा। और उसमें मेंशन होता है कि आप इस वीज़ा को किसी भी एक महीना यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। बाद सेकेंडरी चीज़ आती है आपको वीज़ा अप्लाई कहाँ से करना है। तो न्यूजीलैंड की एक डायरेक्ट वेबसाइट है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड करके, आप उस पर जाइए और उस पर वीज़ा अप्लाई कीजिए। फॉर द इंडियंस न्यूजीलैंड वीज़ा इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वीज़ा। अप्रोक्सीमेटली 23,000 पर पर्सन वो चार्ज करते हैं फॉर वन एप्लीकेशन, जिससे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीज़ा के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज़ है कन्फर्म्ड फ़्लाइट्स। तो गाइज़ वीज़ा के लिए आपको कन्फर्म्ड फ़्लाइट्स चाहिए एंड उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि आप 5-6 हज़ार रुपये दे के फ़्लाइट्स होल्ड करा सकते हैं 1 महीने के लिए और उसके बेसिस पे एक PNR नंबर जनरेट हो जाता है जो आप वीज़ा के लिए लगा सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप उसकी जगह कंप्लीट फ़्लाइट्स बुक कर दें, पे कर दें और साथ में एक उसका एडिशनल इंश्योरेंस रहे कि इन केस अगर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो मेरे को 100% रिफ़ंड आ जाए। तो हम लोगों ने क्या किया था, हमने कंप्लीट पेमेंट किया था और इंश्योरेंस किया था और मैं आप लोगों को भी वही एडवाइस करूँगा। रीज़न बिंग कि ऐसा हो सकता है कि आपने वीज़ा के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स करते करते 10 से 15 दिन जाए। एटलीस्ट 21 डेज़ लगते हैं न्यूजीलैंड के वीज़ा का रिजल्ट आने में, तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो जाता है। तो हो सकता है 1 महीने में जिस डेट पे आपको ट्रैवल करना है उसकी फ़्लाइट्स इधर महंगी हो जाए या फिर वो फ़्लाइट अवेलेबल ही ना रहे। और हमारे साथ हुआ भी था ये कि हमने इन जनरल ऐसे चेक किया था देखने के लिए कि भाई कुछ इंक्रीज हुआ है प्राइसेस में या कम हो गए हैं, तो डेफिनेटली प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। उसके बाद आते हैं कन्फर्म्ड स्टेज। तो स्टेज में हम लोगों ने क्या किया था, हमने BNBs बुक किए थे और हमने इधर उस जो BNBs हमने बुक किए थे वो चूज़ किए थे या तो जिनमें 100% रिफंड पॉलिसी हो या फिर उनमें हो कि पे लेटर का ऑप्शन है। हाँ। क्योंकि वो एक सेफर ऑप्शन था कि इनकेस अगर वीज़ा में कुछ अप डाउन होता है तो आपके पैसे सिक्योर हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। और हमने सारे ही BNBs किए थे, कोई भी होटल नहीं था। उसके बाद आती है आइटनरी। आपके पास एक आइटनरी होनी चाहिए कि आप किस दिन वहाँ पहुँचेंगे, कौन सी सिटी में आप पहले जाएंगे, कहाँ पे कितने दिन स्टे करेंगे, इंटरसिटी स्टेज आप कैसे कर रहे हैं, तो उसकी एक मोटी मोटी आइटनरी होनी। उसके बाद आता है कवर लेटर। एक बेसिक कवर लेटर रिक्वायर्ड होता है जिसमें आप लिखते हैं कि टू द एम्बेसी ऑफ न्यूजीलैंड कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, कब ट्रैवल कर रहे हैं, क्या आपका पर्पस है। हाँ। तो उसमें जनरल आपको अपनी डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर, आप क्यों ट्रैवल करेंगे, कब ट्रैवल करेंगे, एक मोटा मोटा देना होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता कवर लेटर में। प्लस आपको उसके ऑनलाइन फॉर्मेट्स मिल जाएंगे और हमने उसको ये चूज़ किया था कि हमें किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करेंगे जिससे हमें जो डॉक्यूमेंट्स हो एक बार में परफेक्ट हो। हाँ, तो हमें रिजेक्शन के चांसेस हमारे कम हो, तो हमने एक वीज़ा के लिए किसी बंदे को हायर किया था जिन्होंने हमारा वीज़ा का पूरा प्रोसेस किया था। तो इससे हट के कुछ और बेसिक डॉक्यूमेंट्स आते हैं लाइक ID प्रूफ्स। ID प्रूफ्स पासपोर्ट तो एक आपका है ही, उससे हट के कोई और होना चाहिए जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड। उसके बाद आता है आपका पासपोर्ट और पासपोर्ट में मिनिमम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल टू न्यूजीलैंड। फिर आता है आपका इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 या 3 साल का आपको रिक्वायर्ड होता है और ये कहा जाता है कि एटलीस्ट आपकी जो ITR फाइल्ड है वो 9 लाख से ऊपर हो, बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग ITR मानी जाती है और वो वीज़ा के चांसेस को आपका बूस्ट करती है। तो वो दोनों की 9 लाख से प्लस होनी चाहिए या एक बंदे की? इंडिविजुअली दोनों। आपको एटलीस्ट 6 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है और ये एडवाइस किया जाता है कि बैंक स्टेटमेंट के लिए आपकी एटलीस्ट 2.5 लाख रुपए का एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन हो आपके अकाउंट्स में जो बैंक स्टेटमेंट में शो हो। उसके बाद आता है आपका वीज़ा फॉर्म। एक बेसिक वीज़ा फॉर्म आपको भरना पड़ता है जिसमें बेसिक डिटेल्स होती है कि आप इंडिया में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और कुछ IDs नंबर वगैरह। उसके बाद आता है एक ब्राइड्स पेरेंट्स डिक्लेरेशन। हमने जब वीज़ा अप्लाई किया था तो हमारी शादी नहीं हुई थी, तो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन सकता था और इंगेजमेंट हो चुकी थी। तो उस केस में आपको एक ब्राइड्स के पेरेंट्स से एक डिक्लेरेशन चाहिए होता है कि हम अवेयर हैं कि ये दोनों जा रहे हैं न्यूजीलैंड और उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ। बहुत सिंपल सा डिक्लेरेशन होता है, वो एक रिक्वायर्ड होता है, बस उनकी स्टैंडर्ड फॉर्मेलिटी है। और हम दिसंबर में हमारी शादी हुई और हमें फेब में जाना था, तो ये था कि अगर हम दिसंबर में अप्लाई करेंगे और फिर 1 महीने बाद उनका रिजल्ट आएगा तो
बाय एनी चांस हमारा डिले नहीं होना चाहिए, इस वजह से हमने अपना अप्लाई कर दिया हाँ अपना अक्टूबर में ही हमने अप्लाई कर दिया था, जिससे कि हम श्योर रहें कि शादी से पहले कि ओके हम इस डेट पे जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट रह जाता है और भी कोई अगर आपके पास एडिशनल एसेट्स है, लाइक स्टॉक होल्डिंग है, गोल्ड बॉन्ड्स हैं, आपके नाम पे कोई ज़मीन वगैरह है, तो वो ऑप्शनली आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और साथ में आपकी अगर कोई कंपनी है या कुछ भी है, कोई भी चीज़ जो ये पोजीशन आपकी दिखाए कि आप क्या पोजीशन होल्ड करते हैं अपनी कंट्री में, और आपका एक अच्छा खासा वेल सेटल्ड सब कुछ है इंडिया में, तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है न्यूजीलैंड जाके सेटल होने की। हाँ। इससे उन्हें ये चीज़ क्लियर होती है कि इस बंदे के इतने एसेट्स हैं इंडिया में, तो न्यूजीलैंड सेटल नहीं होगा, वो सच में घूमने ही आ रहा है एंड ही इज़ वेल्दी इनफ कि वो न्यूजीलैंड में सर्वाइव कर सकता है। और इन केस ऐसा होता है कि आपके पास कोई एसेट्स नहीं है या फिर आपकी ITR थोड़ी वीक है, तो एक ऑप्शन और होता है, वो होता है कि आप किसी से स्पॉन्सरशिप दिखा सकते हैं। उसमें मोस्टली होता है कि ग्रूम के पेरेंट्स जो होता है, लड़के के पेरेंट्स या लड़की के पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप दिखा सकते हैं कि वो ये ट्रिप उन्हें गिफ्ट में दे रहे हैं। और अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो हमने की थी सिंगापुर एयरलाइंस बुक। बेस्ट इन वर्ल्ड है, प्लस उनकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। हाँ, और हमारी 22 घंटे की ऑन एन एवरेज फ्लाइट थी, तो हमें ये था कि हमें एक अच्छा लेग स्पेस चाहिए और एक अच्छी फ्लाइट चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करने वाले हैं फ्लाइट में। प्लस मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो मेरे को छोटी फ्लाइट्स में दिक्कत आती है कि मेरी सीट चढ़ जाती है, तो मैं स्पेशली सबसे पहले लेग स्पेस देखता हूँ। तो हमने सिंगापुर एयरलाइंस बुक की थी और उनका लेग स्पेस वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा था, खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, और वो उन्होंने एक पिलो और ब्लैंकेट्स वगैरह मतलब बहुत कुछ प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब ओवरऑल हमारी फ्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमने टू एंड फ्रो दोनों साइड से ही सिंगापुर एयरलाइंस की बुक की थी और बेस्ट एक्सपीरियंस, मतलब मैं कहूँगी हमें फ्लाइट में कोई भी दिक्कत नहीं आई। उसमें मेरी एक एडवाइस और रहेगी कि आप कोई भी फ्लाइट बुक कीजिए, जैसे हमने जो फ्लाइट्स की थी वो विद मील्स थी, तो आप अपने मील्स को पहले से ही अनाउंस करके जाइए, आपको वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, और वेज में भी आपको क्या चाहिए, इंडियन चाहिए, चाइनीज़ चाहिए या और कोई ऑप्शन चाहिए, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो फ्लाइट पर लोड करते हैं खाना। हाँ, तो उनको पहले ही एक फॉर्म आता है जिसमें आपको पूरा फिल करना होता है कि आप क्या ऑप्शन लोगे और उसमें भी क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो पहले ही अगर बुक कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो अपनी मर्जी से खाना देते हैं और माइट भी वो आपको पसंद ना आए। हाँ, तो आप अगर ऑप्शंस पहले से उन्हें बता देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी मतलब खाने में तो कोई इशू है ही नहीं, खाना तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मतलब हर चीज़। हमने चाइनीज़ भी ट्राई किया था, चाइनीज़ किया था हमने, यूरोपियन किया था और नॉर्थ इंडियन, हाँ सब कुछ, मतलब सब कुछ ही एकदम बेस्ट था। किए थे। अब हम बात करते हैं अपने स्टेज की। हमने सारे ही स्टे ड्यूनेडन, रोटोरुआ, क्वींसटाउन एंड ऑकलैंड, 4 जगह हमने स्टे किया था और चारों जगह ही हमने एयरबीएनबीज किए थे। हमने कहीं भी कोई होटल नहीं किया था, क्योंकि हम वहाँ पे हमने देखा था कि एयरबीएनबीज का ना कल्चर थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे लोग होटल से ज़्यादा एयरबीएनबी प्रेफर करते हैं। वहाँ जाके भी हमने ये देखा होटल्स बहुत कम थे सिटीज में। हाँ, बहुत कम होटल्स थे, और बीएनबीज बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और उन बीएनबीज में हर चीज़ का ध्यान भी रखा गया था। हाँ, मैं ना सबके लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। आप न्यूजीलैंड की वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, उनमें भी रूम टूर है, तो आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और बहुत अच्छी थी, जो होस्ट थे वो बहुत एक्टिव थे, तो आपको अगर कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट अपने रूम में जो अवेलेबल नहीं है तो वो आपको दे देंगे, आपको गाइड कर देंगे हर चीज़ में। और आप उन्हें टेक्स्ट करो तो उनका मतलब तुरंत रिप्लाई आता था, तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे वो। सो हम जो स्टेज मेंशन करेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ उनको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एकदम सिटीज। जितने भी बीएनबीज बुक किए थे उनका मेजर एक फोकस यही रखा था कि वो सिटीज में। एक सेकेंड, ऑल लोकेशन वाइज ऑल क्रेडिट गोज टू आदित्य, क्योंकि आदित्य ने एक एक लोकेशन ऐसे देख के करी थी, और कोई भी बीएनबी ऐसा नहीं था जो हमारा सिटी सेंटर से बहुत दूर हो या आइसोलेटेड जगह पे हो, सब एकदम सिटी में घरों के आसपास थे। मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूंगा कि आप बीएनबी जब भी बुक करें बहुत ध्यान से करें, क्योंकि वो 100 किलोमीटर दूर की प्रॉपर्टी भी दिखा देता है कई बार सिटी से। तो ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँच के अबे यार सिटी वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, मैं तो ट्रैवल में टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरा फोकस होता था कि मैं देखूं कि हम बिल्कुल सिटी में हैं। और ड्यूनेडन में ऐसा हुआ भी था, जब हम ड्यूनेडन में जा रहे थे तो हमने एक बीएनबी देखा था जो हमें रास्ते में मिला था हमारे स्टे से 70 किलोमीटर्स पहले, और वो हमें ड्यूनेडन में ही शो कर रहा था। तो अच्छा हुआ, थैंकफुली हमने वो नहीं किया, बट यस इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। तो उसके बाद हमने बुक किए थे, आफ्टर दी स्टेज हमने बुक की थी गाड़ियाँ। हमने चूज़ किया था वहाँ रोकर ट्रेवल के लिए कि हम सेल्फ ड्राइव करेंगे, क्योंकि वहाँ का और इंडियन सिस्टम सेम है। बेसिकली वहाँ पे क्या है, न्यूजीलैंड 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न आइलैंड्स और साउदर्न आइलैंड्स। तो हमने नॉर्थ के लिए एक गाड़ी बुक की हुई थी, साउथ के लिए एक गाड़ी बुक की हुई थी।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे अगर आप टूरिस्ट हो तो इंडियन लाइसेंस भी वैलिड है। 2 हम लेके गए थे इंटरनेशनल, लेकिन इंडियन भी वैलिड है, ज़रूरी नहीं है कि आप कैरी करें। तो हमने जितनी भी गाड़ियाँ बुक की थी हमने सारी की सारी क्रूक से की थी। KLOOK ये एक साइट है जिस पे आपको जाके बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको सिटी के ट्रैवल पासेस मिल जाएंगे, जगहों के टिकट्स मिल जाएंगे, गाड़ियों की बुकिंग्स मिल जाएंगी, फ्लाइट बुकिंग्स मिल जाएंगी। तो हमने वहाँ से अपनी कार्स बुक की थी क्योंकि वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म था जिस पे वहाँ की सारी कंपनियाँ थी। तो जो भी हमें चीपेस्ट पड़ती थी हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो गाड़ियाँ बुक कर लेते थे। जितने भी मोस्ट ऑफ दी कार्स के पिकअप एंड ड्रॉप ऑफिस, ड्रॉप तो सबका ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे ही था हर कंपनी के ना। वहाँ पे क्या है, जैसे एयरपोर्ट की पार्किंग्स है तो वहाँ पे उन कंपनियों के बोर्ड्स लगे हुए हैं कि ये इस कंपनी की पार्किंग है, ये इस कंपनी की पार्किंग है। वहाँ पे गाड़ी पार्क करो और वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स होता है, वहाँ पे आप चाबी डाल दो, आपने गाड़ी दे दी। और फॉर दी पिकअप आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, कोई ना कोई एक बंदा खड़ा होता है आपको रिसीव करने के लिए। आप उससे मिलिए, वो आपको ऑफिस लेके जाएंगे। वहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको वो करनी है, सारा पेमेंट करना है, सिक्योरिटी पे करनी है। सिक्योरिटी के लिए मस्ट कैरी या क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से ही वो लोग सिक्योरिटी लेंगे और किसी तरीके से नहीं। अब वो सब कीजिए और वो गाड़ी आपको हैंड ओवर हो जाती है। तो इसके बाद आती है टिकट बुकिंग। जो भी वहाँ के मेन स्पॉट्स हैं उनकी आप टिकट्स पहले से बुक करके जाएं प्लीज़, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीना पहले वहाँ के जो मेन स्पॉट्स हैं वहाँ के टिकट्स फुल हो जाते हैं। हमने अपनी सारी बुकिंग्स क्लूक के थ्रू करी थी, कुछ में पैकेजेस वगैरह थे इसके साथ ये वो मतलब हमने क्या किया था कि हमने ना अपनी एक पहले फिक्स्ड आइटनरी बनाई थी। पहले हम कौन सी सिटी में जाएंगे और कहाँ ट्रैवल करेंगे, क्योंकि आपको बुकिंग्स उसी हिसाब से करनी पड़ेंगी। तो हमने एक पूरी पहले फिक्स्ड आइटनरी बनाई। हमने डिसाइड किया कि पहले हम कहाँ जाएंगे। हम पहले ऑकलैंड गए थे, उसके बाद हम क्वींसटाउन, देन ड्यूनेडन एंड देन रोटोरुआ। हाँ, हम लोगों ने क्या किया था, बेसिकली हमारी फ्लाइट लैंड हुई थी ऑकलैंड में। तो हमने ऑकलैंड में पहले गाड़ी रखी थी 3 दिन के लिए, और ऑकलैंड घूमने के बाद हमने वापस से गाड़ी ऑकलैंड एयरपोर्ट पर ड्रॉप की थी और वहाँ से हमने सीधा फ्लाइट ली थी फॉर दी क्वींसटाउन में फिर हमने गाड़ी ली थी। हमने पूरा क्वींसटाउन घूमा था, वनाका घूमा था और भी आसपास के छोटे मोटे विलेजेस घूमते हुए हम लोग ड्राइव करके पहुँचे थे डोनेडन। फिर हमने पूरा एक्सप्लोर किया था, वहाँ से पेनिनसुला आइलैंड पूरा एक्सप्लोर किया था और फिर वापस डोनेडन एयरपोर्ट पे हमने गाड़ी ड्रॉप की थी। वहाँ से हमने फ़्लाइट ली थी फॉर दी रोटोरुआ में हमने फिर से गाड़ी रेंट की थी। फिर हमने रोटोरुआ आसपास की सारी जगहें, हॉबिटन, ग्रोवॉर्म, सारा कुछ एक्सप्लोर किया था। फिर लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप हमने ड्राइव किया था बैक फ्रॉम रोटोरुआ टू ऑकलैंड, और ऑकलैंड के एयरपोर्ट पे हमने गाड़ी ड्रॉप की थी और वहाँ से देन हमने अपनी फ़्लाइट ली थी। तो ये थी अभी तक की हमारी जनरल बुकिंग की डिटेल्स और वीज़ा का प्रोसेस। इसके बाद आती है कुछ छोटी मोटी वहाँ की चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, यू नीड टू प्रिपेयर्ड जब आप वहाँ पे जा रहे हैं। डूज डोंट्स, कुछ बेसिक टिप्स और कौन सा एरिया कैसा है। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ बेसिक टिप्स से, तो सबसे पहले तो वहाँ पे जो कल्चर है वो टॉयलेट पेपर का है, पानी का नहीं है। तो प्लीज़ जेट ज़रूर कैरी करना। हमने पोर्टेबल जेट कैरी किया था एंड इट वाज रियली हेल्पफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन फूड हर जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे इंडियन फूड अवेलेबल नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ से कम MTR कैरी कीजिए, और वहाँ पे आपको हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। और इंडियन रेस्टोरेंट्स से हट के जो वहाँ के लोकल स्टोर्स हैं वहाँ पे आपको इंडियन पैकेज फूड भी मिल जाएगा, हल्दीराम्स का, MTR का। तो हमने क्या किया था, यहाँ से बहुत ज़्यादा सामान, मतलब MTR पैकेट फूड्स यहाँ से बहुत ज़्यादा कैरी किए थे, बट वहाँ जाके हमने देखा कि यहाँ तो ऑलरेडी सब कुछ है और सिमिलर प्राइस पे थे। ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ये चीज़ें सिमिलर प्राइसेस पे थी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से अपना बोझा ना ढोएं ज़्यादा। एक आती है, ये है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। जब आप एयरपोर्ट पे ऑकलैंड में लैंड करेंगे न्यूजीलैंड में, तो सबसे पहले आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है कि आप लगेज में क्या क्या कैरी कर रहे हैं, आपकी क्या पास्ट हिस्ट्री है। तो उसमें जो भी कुछ हो वो एक्चुअल अनाउंस करें, कुछ भी ऐसा ना करें कि आपके लगेज में सामान हो और आप अनाउंस ना करें। हाँ, आप झूठ बोल दें या कुछ कि क्या पता चलेगा, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप क्या क्या लाए हो, क्या क्या आपकी हिस्ट्री है, सारा सब कुछ। प्लीज़ फ्लाइट पॉलिसीज़ भी पढ़ें कि फ़्लाइट में क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ नहीं है। प्लस न्यूजीलैंड में क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ नहीं है। जैसे वो आपसे पूछेंगे कि आप शूज़ कैरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, करते हैं कोई भी फुटवेयर कैरी तो उनमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए, आपकी कैप साफ़ होनी चाहिए,
और कोई भी बाहर का प्रोसेस्ड फूड है तो या फ्रूट है कोई, हाँ, फ्रूट्स एंड कोई भी वेजिटेबल्स अलाउड allowed ही नहीं नहीं है। है वहाँ प्रोसेस्ड फूड उनकी मर्जी है, कुछ को वो अलाउ कर सकता है, कुछ को वो नहीं, क्योंकि जब आपको अपना लगेज वहाँ पे मिलेगा उसके बाद अराउंड 4 से 5 बार चेकिंग होती है। सिमिलरली मेडिसिन का भी, क्योंकि मेडिसिन वहाँ बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक मेडिसिन अगर कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है तो वो प्रिस्क्रिप्शन आपको कैरी करना पड़ेगा। और अगर आप फॉर्म में झूठ बोलते हैं तो दे पुट अ वेरी हैवी फाइन, प्लस आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं वापस। हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 2-4 चीज़ें फिक जाए ज़्यादा बेटर है रेदर देन कि आपको वापस डिपोर्ट करें, आपको फाइन पे करना पड़े। उसके बाद आता है, हमने जो ट्रेवल किया था वो हमने किया था फेब में। वहाँ के वेदर इंडिया से ऑपोजिट होते हैं, मतलब वहाँ पे जैन फेब में गर्मी होती है, वो उनका समर सीज़न है, और ये मई जून जुलाई उनका पीक विंटर सीज़न है। तो हम लोगों ने समर्स में किया था एंड हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि वेदर वाज गुड, रात में अराउंड 15-16 समर फील नहीं हुआ वो बिल्कुल भी। हाँ, समर्स में भी आप 1-2 पतली हुडीज तो कैरी कीजिए, सुबह शाम ठंड होती है। और स्पेशली अगर आप ड्यूनेडन जा रहे हैं तो जरूर आप विंटर क्लोथ्स कैरी करें, पतली हुडी भी नहीं, क्योंकि वो समर है वहां की और हम बीच एरिया है वो बेसिकली, तो हम बीच के लायक कपड़े लेके गए थे वहां पे, पूरा अपना बीच वेयर एंड ऑल। बट वहां पे एक दिन हम बीच पे नहीं गए क्योंकि इट वाज सो डैम कोल्ड कि हमने स्वेटर्स और मतलब ऐसे जैकेट्स पहनी थी, क्योंकि जो डुनेडिन है वो अंटार्कटिका के काफ़ी पास है, मतलब उसके बाद फिर ओशन है एंड देन अंटार्कटिका, तो उसका एक इम्पैक्ट है कि वो एरिया ठंडा होता है, और वहीं पे इसके आपको पेंगुइन्स भी मिलते हैं। हाँ, और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कभी बारिश हो रही है, कभी स्नोफॉल हो रही है, कभी धूप हो रही है। क्योंकि जब हम डुनेडिन गए थे, जस्ट हम पहुंचे थे, वहाँ बहुत तेज धूप थी, इतनी तेज कि मैं बोल रही थी कि यार इतनी तेज तो धूप नहीं चाहिए थी। ये तो गलत आ गए। नेक्स्ट डे बारिश बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ठंड। और एक चीज़ और है समर सीजन की जो मुझे बेस्ट लगी, वो ये थी कि समर सीजन में वहाँ सनसेट होता है अराउंड 9-9:30, तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, मुझे एक बार का याद है, हम क्वींसटाउन में थे और वहाँ पे 8:50 हो रहा था और इतनी तेज धूप आई थी, वो जो एकदम ऐसे धूप नहीं होती कि एकदम बिल्कुल येलो ऑरेंज है सूरज और एकदम ऐसे चीरती हुई धूप आ रही है। शाम को अराउंड 8:30-9 बजे हमें सनग्लासेस की नीड थी, उसके बिना आँख नहीं खोल सकते। हाँ, मतलब इतनी तेज कि आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ एक अच्छी भी है क्योंकि आपको बहुत लंबा दिन मिलता है पूरा ट्रैवल करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप इजीली घूम सकते हो। बिल्कुल। उसके बाद आता है वहाँ का ड्राइविंग सिस्टम, वहाँ पर कार पार्किंग सिस्टम, सॉरी। तो कार पार्किंग सिस्टम में क्या है, इंडिया की तरह नहीं है कि आप जाओ कहीं भी गाड़ी पार्क करो और वहाँ पे बंदा आ जाएगा, भैया ये रही आपकी सगत है ना, ये आपका पार्किंग का पे। वहाँ पे क्या, आप मार्केट में जाते हो, गाड़ी पार्क करते हो, और फिर आपको देखना है आपने किस स्पॉट नंबर पे गाड़ी पार्क की है। उसके आसपास एक बोर्ड होगा कि इस स्पॉट नंबर से स्पॉट नंबर के गाड़ी वाले इस मशीन पे जाएं। आप उस मशीन पे जाएंगे, वहाँ मशीन पे जाके डालेंगे अपनी गाड़ी का नंबर, गाड़ी के नंबर के बाद कि कितने टाइम की आपने गाड़ी खड़ी की है, फिर आपको पेमेंट अमाउंट आएगा। और क्रेडिट कार्ड से पे करना है वो। हाँ, आप डू कैरी अ क्रेडिट कार्ड, तो आपको वहाँ पे वो अमाउंट आएगा, आपको वो पे करना है। इनकेस आप पे नहीं करते हैं तो वहाँ पे कैमराज हैं, बाद में आपकी सिक्योरिटी से पैसे कट जाएंगे। क्योंकि हमने एक जगह, हमें आइडिया नहीं था, तो हमने ऑकलैंड में फर्स्ट टाइम पे नहीं किया था, हमें पता नहीं था, बाय मिस्टेक हमने तो वो हमारा सिक्योरिटी का अमाउंट से कट चुका था पैसा। और वहाँ पे एक स्टोर है वुलवर्थ्स नाम से, जहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी। वो सबसे बड़ी चेन है वहाँ की कि आपको नॉर्थ टू साउथ हर जगह मिलेगा। हाँ, आप हमारा न्यूजीलैंड का पूरा व्लॉग देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया है कि दैट्स इट फॉर न्यूजीलैंड गाइज। आई होप हमने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाए हों, और यही सब कुछ था। बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं छोटी छोटी जो हमने व्लॉग में मेंशन करी हैं अपनी, तो आप हमारे व्लॉग ज़रूर देखना न्यूजीलैंड के सारे। आपको व्लॉग्स के अंदर सारी जगहों की डिटेल्स जहाँ पे हम गए थे वो मिल जाएंगी, वहाँ पे क्या डूज एंड डोंट्स है, या इंडिविजुअल प्लेसेस के लिए क्या चीज़ आपको और प्लेसेस टू विजिट पूरी सारी हमने, मतलब जो भी विजिट करा है ऑलमोस्ट हर चीज़ का हमने व्लॉग लिया है और व्लॉग में सब कुछ डाला है। तो ये थोड़ी टिप्स और थोड़े डूज एंड डोंट्स थे, और थोड़ा वीज़ा प्रोसेस, फ्लाइट्स वगैरह वो सब कुछ था। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं सारे एयरबीएनबीज के लिंक डाल दूंगी और उनका जो भी मैंने टूर दिया था वो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय गाइस।